जी। सिविल सेवा इंटरव्यू की बेसिक नीड्स क्या होती है? जिले के बारे में पूछता क्यों है कि वो आपसे बात करे, आपकी हॉबी देखते हैं। आपने कोई बड़ी अच्छी डिग्री ले रखी है, पीजी भी किया हुआ है, नेट सेट किया हुआ है। मुझसे किसी ने पूछा कि कहाँ रहते हैं वो। मैंने कहा किसी के ख्यालों में, किसी के जज्बातों में, विद्यार्थी के सवालों में और उसके संतुष्टि भरे अनुभवों में। नमस्कार, मैं हूँ आपका मित्र सचिन आचार्य और आप देख रहे हैं सचिन टॉक शो। सचिन टॉक शो पर आज के हमारे चेयर ऑफ द गेस्ट हैं श्री संजय गुप्ता सर, डायरेक्टर निर्माण आईएएस इंदौर। आज उस विषय पर बात करने में सर के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ जो वर्तमान में चल रहा है। वो विषय है एमपीपीएससी साक्षात्कार। तो आज सर से विस्तृत एमपीपीएससी इंटरव्यू पे हम बात करने वाले हैं। आप ही के जो सवाल हैं वही मैं सर से पूछने वाला हूँ। आशा है कि आपके जो भी सवाल हैं उनके प्रत्युत्तर मैं सर से ले पाऊँ। तो लीजिए, आज का पॉडकास्ट हम हमारा शुरू करते हैं। तो सर, पहला सवाल है मेरा, जी। सिविल सेवा इंटरव्यू की बेसिक नीड्स क्या होती हैं? बेसिक नीड यानी इस नीड की जो जरूरत होती है वो हमें चेक करना होता है दो तरह से। जी, सबसे पहला मैं एक वर्ड यूज करूंगा बार बार में, बाबा। बाबा मतलब जो साक्षात्कार लेने वाले, ठीक है है ना। सर। तो बाबा के मनोविज्ञान के सापेक्ष हाँ, और एक सिविल सेवा की आम जरूरतों के सापेक्ष। बिल्कुल। तो ये दो, एक तरह से इसको मैं बोलूंगा, ये दो आयाम है और इन दोनों आयामों को वस्तुनिष्ठता के साथ में एनालिसिस करना है, फिर उसके सापेक्ष इसकी जरूरत पूरा करना है। ठीक। जैसे हाँ। कि देखिए, आपने एक प्री का एग्जाम दिया है, एक मेंस का दिया है। इन दो जो स्टेप्स है उससे आपके ज्ञान की चेकिंग हो चुकी है, ठीक है ना। और वो भी सार्वगर्भित तरीके से, वस्तुनिष्ठता भी प्री में चेक हो चुकी है, आपकी एनालिटिकल पावर भी मेंस में चेक हो चुकी है। अब क्या करना चाह रहा है वो चेक? अब ये करना चाह रहा है, मान लीजिए सचिन बाबू भी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो सचिन बाबू में देखना चाह रहे हैं कि वो सचिन बाबू या एक सिविल सर्वेंट या एक डिप्टी कलेक्टर या एक एसडीएम, क्या पब्लिक डोमेन में खड़े होने की क्षमता है, बिल्कुल। टीम वर्क की क्षमता है, लीडरशिप की कैपेसिटी है ना। क्या इसके अंदर जो बेसिक और मूलभूत गुण है, जो एक आवश्यकता है, वो है या नहीं है, उनको चेक करना है ना। और यही बेसिक नीड्स है। ये इन गुणों से जो सरोबार होगा, ठीक है। लबालब होगा, जो छात्र, जो अभ्यर्थी, वही पास होगा। ये है नीड्स। बिल्कुल जी। सर, आयोग इंटरव्यू लेकर अभ्यर्थी में क्या चेक करना चाहता है? देखो, जैसा कि मैंने पहला जो उत्तर दिया, ठीक है। उसी में भी कुछ इसका उत्तर छुपा हुआ है कि मूलतः वो चेक करना चाह रहा है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। और पूरे साक्षात्कार का मूल बिंदु अगर बोला जाए ना, कि जैसे अर्थक्वेक आता है, हाँ। कि वो बीच का कौन सा बिंदु, क्या बोलते हैं उसको, सेंटर पॉइंट क्या है इसका, है ना, सेंटर कहाँ पे है, तो वो है आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है। और अगर कॉन्फिडेंस होगा तो आप पब्लिक डोमेन में बात कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस होगा तो आप टीम वर्क कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस होगा तो अपने सीनियर और जूनियर के बीच में आप एक जो पद सोपानी प्रवृत्ति वो मेंटेन कर पाएंगे, है ना। तो वही वो चेक कर रहा है, कॉन्फिडेंस। ठीक है जी। सर, बहुत से अभ्यर्थी कंफ्यूज रहते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे तैयार करें। क्या वो शॉर्ट होना चाहिए या लॉन्ग? एकदम। देखो, मैं एक इसका उत्तर दूंगा अपने जो मेंस की, जो 3 फॉर्मेट 2 मार्कर। हाँ, 2 और 7 और 10। 10 है ना, तो हमें 2 मार्कर्स देने वहां पे। ठीक है। क्योंकि वो बाबा की जो उम्र है, उनको ज्यादा सुनने की आदत नहीं, लंबा सुनने की आदत नहीं है। लंबा बोलोगे तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ। तो यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट देना है। ठीक है। और वो भी किस तरीके से देना है कि जैसे होता है ना, पहले के जमाने, आज से 15 साल आप बायोडाटा देखो जो नौकरी के लिए जाते थे, पहले क्या बढ़ता थे, नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, कब पैदा हुए, है ना, इस तरह से चलता था। अब ये पलट गया है। अब नाम, फिर आपकी जो बड़ी जो मूलभूत क्वालिटी है, आप सीधा बताइए, सर मैंने स्नातक यहाँ से की है, फिर अपनी अभिरुचि बताइए, फिर आप क्यों आना चाहते हो, या कोई पहले से सर्विस है उसके बारे में बता दीजिए, है ना। और विशेष ये चीजें, हाँ, कुछ आपको मोल्ड करना हो तो मान लीजिए आप हैं कि बाबाई से हैं, जिसका नाम अब कोई चेंज हो गया है नया, तो वो भगवान कृष्ण के ऊपर है, तो उसके नाम से बता दो, ठीक है ना। तो ये तरीके होते हैं आपको बताने की, ताकि उसमें भी और क्वेश्चंस भी निकल के आ जाए। सर, आपने बात की इंट्रोडक्शन में नाम की। जी। सर, नाम को कैसा तैयार करना चाहिए? जैसा मेरा नाम जो है वो सचिन है। सचिन, ठीक है। अब सचिन का मेरे ज्ञान के अनुरूप और मैंने जो अब तक पढ़ा है, क्या शाब्दिक अर्थ है सचिन का? शाब्दिक अर्थ सर इसका एक तो भगवान शिव और इंद्र, इन दोनों के नाम पर है। और एक सचिन पर्सनैलिटी वाइज अगला। देखो, देखो, अब मेरा नाम सचिन होता, ठीक है ना, तो मैं इसका उत्तर कैसे देता? सर, शाब्दिक अर्थों के अनुसार इसका जो उत्तर है वो भगवान इंद्र से और भगवान शिव से लिया जाता है, जो कि उनका पर्याय भी है। ठीक है। परंतु सर, मैं इसका दूसरा एक अर्थ और एक रखता हूँ, एक मैं अपने हिसाब से मैंने इसका एक भावार्थ और निकाला हुआ है। ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति या व्यक्तित्व है जो भगवान इंद्र की तरह सबको पानी, जैसे उन्होंने वर्षा के देवता है, बारिश के देवता है, तो वो सबको देते हैं। वही भगवान शिव, जो दुनिया के विष को नीलकंठ बोला जाता है,
तो दुनिया की विषय यानी दुनिया की कोई भी कमियों को आत्मसात करके उसको फिल्टर करके लोगों को देना, ठीक। वो भगवान श्री हुए। हाँ। तो सर मैं इन दोनों गुणों को जो आत्मसात करने वाला है वही सचिन है। ये उत्तर होगा हमारा। ठीक है सर। और इसमें मैं एक चीज और बोलूंगा अगले क्वेश्चन से पहले, हाँ। कि इंटरव्यू का मीनिंग ये होता है कि आपसे बाबा ने क्वेश्चन पूछा, आपने उत्तर दिया, उस उत्तर में कुछ ऐसे बीज छोड़ करके जाएं। जैसे इसमें हमने मूलतस्य और इंद्र की बात। हाँ, अब वो पूछेगा अच्छा तो आप कुछ देते हैं दुनिया को, क्या देते हैं, तो ये चैन चालू करवा देंगे सचिन। ठीक है ना, तो ये चैन ही इंटरव्यू है। मतलब अगर हम जो चाह रहे हैं वो हमारे यस यस यस। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके अनुरूप है, आपके माइंड सेट का, तब तो साक्षात्कार है। मैं हमेशा लाइन बोलता हूँ, अगर आपने चैन चलाने की क्षमता है अपने क्वेश्चन के उत्तर के माध्यम से, तो वो है इंटरव्यू। और बाबा के अनुरूप मात्र इंटरव्यू चला, वो है एक मानसिक बलात्कार है, वो इंटरव्यू नहीं होगा वो। ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं सर। सर जिले विशेष के बारे में अभ्यर्थी के पास क्या क्या जानकारियां होनी चाहिए? देखो, जिले के बारे में पूछता क्यों है? हाँ। एक अधिकारी वो होना चाहिए जो अपने आसपास की सराउंडिंग पे भी ध्यान रखे, और जिला वो जिसको आपने जिया है ना, उसकी सामान्य जानकारी अगर मान लो ना पता हो तो क्या कहेंगे वो, क्या ये जागरूक ही नहीं है, बिल्कुल अवेयरनेस ही नहीं है। तो वही चीज, फिर क्या जानकारी होनी चाहिए? आप बच्चों वाली चीज से बात करते हैं, जिले का नाम क्यों पड़ा, कई बार पूछ लेते हैं। फिर उसकी इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या है, वहाँ की सोशल ताना बाना कैसा है, सांस्कृतिक ताना बाना कैसा है ना, वहाँ की समस्याएं क्या है, और उस समस्या को निवारण के 3 आयाम होंगे। व्यक्तिगत रूप से सचिन क्या कर सकते हैं, एक एसडीएम के रूप में सचिन क्या कर सकते हैं, और एक डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में उसके हेड है तो सचिन क्या कर सकते हैं, है ना। तो उस तरह की चीजें। फिर साथ में ऐतिहासिक परिदृश्य, वहाँ पे कोई घूमने फिरने की कोई जगह हो या कोई पुराने इतिहास से संदर्भ है, उनके बारे में पूरी जानकारी मुझे होनी चाहिए। या फिर भौगोलिक रूप से कोई ऐसी चीजें हो कि नदी है ना, कोई मान लीजिए वाटरफॉल है आपके यहाँ पे, कोई डैम बना हुआ है उसके बारे में, या कोई भौगोलिक में मिनरल्स वगैरह की खदानें वगैरह अगर बालाघाट से हैं तो उससे जरूर है, वो बात करेगा, मैग्नीज की, कोयले की बात कर सकता है उधर, है ना। तो कुल मिला के बात ये कि सामान्य चीजें मुझे मेरे जिले के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं अपने जिले की बात करूँ सेम की, जैसे मैं खंडवा का हूँ, तो वहाँ धार्मिक पर्यटन में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, एकदम दादाजी दरबार है, उसके बाद फिर हमारे यहाँ से किशोर कुमार आते हैं जी, और माखनलाल चतुर्वेदी। व्यक्तित्व में भूलिए, व्यक्तित्व के बारे में भी बताना है मुझे। तो ऐसे अगर जैसे व्यक्तित्व आ रहे हैं, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी आ रहे हैं, किशोर कुमार आ रहे हैं जी, तो इनके विषय कैसे तैयारी करनी चाहिए? देखो, 2 चीज होती है। एक तो इनके बारे में भाई आपके क्षेत्र का गौरव है, हाँ, तो गौरव के बारे में मुझे पता ही होना चाहिए ना, तो सामान्य परिचय उनका, है ना। और फिर उनका जो कार्य क्षेत्र रहा है उनका सामान्य परिचय। ये नहीं कि हमें अगर किशोर कुमार की बात हो रही है हर फिल्म के बारे में, हर गाने की लिरिक्स आपको पता हो, परंतु सामान्य उनके पॉपुलर गाने कब कोई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हों, कुछ उनके बारे में जानकारी होने, है ना, तो वो आपके क्या नहीं, आपके क्षेत्र की थाती है, तो थाती के सामान्य ज्ञान मुझे पता होना चाहिए, बस ये मैंने उसका। सर इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ाना जी, जैसे जिले विशेष में अगर हमारे यहाँ की बात करें, सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी काम किया, तो कोई महिला अगर जिले में कोई खास है जी, जैसे भोपाल की अगर बात की जाए तो कई रानियां जी, एकदम, तो उनको लेकर कैसे तैयारी की? वही चीज सबसे पहले सामान्य। अब सुभद्रा जी है ना, लक्ष्मीबाई के ऊपर उन्होंने बहुत लिखा है, अच्छी और भी उनकी रचनाएं हैं। तो मैं ये बोलूंगा, देखो लक्ष्मीबाई वाली जो रचना है, अगर वो मुझे ना पता तो माफी योग नहीं है, और ये रचनाएं उनके बारे में लिरिक्स ना पता, उनकी 4 लाइनें ना पता तो माफी हो सकती है, बट ये वो रचना है जो हम लोग पैदा होते पढ़ते हुए आए हैं, है ना, वो पता होना चाहिए, मतलब इसकी तो पूरा याद होना चाहिए हमें, है ना। तब यानी सामान्य चीजें, विशेष क्या, कोई उनकी और कृतियां है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। डेफ फॉर्म में सर, डेफ फॉर्म की रीड कही जाने वाली हॉबी, उसका निर्धारण अभ्यर्थी कैसे करे? देखो, हॉबी एक वो कॉलम है आपके पूरे डेफ में, यानी नए वाले जो डेफ में 8 नंबर कॉलम अब आ गया है ना, उसमें लिखा है रुचि ऑब्लिक अभिरुचि, फिर नीचे इंग्लिश में लिखा है हॉबी, ठीक है ना। तो ये वो कॉलम है जो आपका अपना है, यानी आपकी है ना वो, आपके अपने ग्राउंड पे बात करने वाला है बाबा, है ना, यानी आपका होम ग्राउंड है वो, और जिस पर आप बेस्ट खेल सकते हो, ठीक है। तो हॉबी आपकी अपनी बेस्ट होनी चाहिए, पहली शर्त है, परंतु सामान्य नहीं होनी चाहिए। जैसे कुकिंग हो गई लड़कियों की, लड़कों की क्रिकेट हो गई, योगा हो गई, है ना, इसमें ये सामान्य अच्छी हॉबी है, परंतु अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ यानी वो सिविल सेवा के सापेक्ष अच्छी नहीं है। अब क्यों नहीं है सर? इसके देखो, कोई भी हॉबी है उसके 2 आयाम चाहिए हमें। पहली बात कि बाबा उस हॉबी को पढ़े, ठीक है, 8 नंबर कॉलम को जैसे ही बाबा ने बांचा अपने मन में, तो उसके अंदर इतनी अंदर से इच्छा शक्ति जागृत हो जाए, मुझे बात करनी कुछ विशेष है, ठीक है। वो शायद क्रिकेट पे बात ना करे अगर आपसे पहले किसी से बात हो गई हो, वो कुकिंग से बात ना करे अगर आपसे पहले बात हो गई हो, है ना, क्योंकि वो 55-60 साल का व्यक्ति सुबह से शाम तक थकाऊ काम कर रहा है ना, वो ठीक है, उनका एक प्रोफाइल है, वो आयोग के मेंबर है या चेयरमैन है ना, बट वो कुर्सी पे बैठे उस उम्र का व्यक्ति है ना, वो
थक गया हो सुबह 10 बजे से शाम को 6-7 भी बज जा रहे कई बार, ठीक है। तो उस कमर टूटी हुई है और ऐसे में रोचकता नहीं मिल रही है, हाँ। है ना? तो आपकी हॉबी उनके दिमाग में रोचकता लेके आए, कुछ विशेष नया लेके आए, तो पहली बात तो अच्छा हो, यानी पहली बात क्या है कि वो आपसे बात करे, आपकी हॉबी देखते हैं, ये पहला आयाम है। दूसरा, और लंबी बात करे, है ना? अगर मेरा ये मानना है मिनिमम एक बाबा तो पूरी बात करे 4 बाबाओं से, तब तो हॉबी की सार्थकता है। ठीक है। है ना? अब ना तो क्रिकेट में हो सकता है कि पूरे दिन भी बात कर सकते हो, परंतु सामान्यतः देखा गया है 1-2 क्वेश्चन ज्यादा ऊपर उठते नहीं है। तो आपकी हॉबी 2 डायमेंशन, जब मैं इसको कंक्लूड करूँ इस क्वेश्चन के उत्तर को, पहली वो बात करे ही करे आप देखते ही, और लंबी बात करे, ये ऐसी। कई बच्चे सर हॉबी को लेके कंफ्यूज होते हैं, जी। कई बच्चों की हॉबी होती नहीं है। हाँ, एकदम। तो उस हॉबी का या फेक हॉबी का निर्धारण कैसे करें? देखो, सिविल सेवा में तो वैसे ही किताबों के सामने हॉबी कहाँ, और होती भी वो भी मर जाती है ना? ठीक है। फिर भी कई बच्चे ऐसे होते हैं सर हमारी हॉबी ही नहीं है। हम्म। तो इंटरव्यू ठीक है, एक व्यक्तित्व का परीक्षण है, उसमें कोई दो राय नहीं, पर एक प्रैक्टिकलिटी क्या है, अभिनय भी है इंटरव्यू, ठीक है। है ना? बहुत सारे झूठ भी बच्चे बोलते हैं जाकर के, गैप में भी बहुत सारे झूठ बोलते हैं, तो अभिनय करने की क्षमता है। और फिर क्या है कि हम कोई हॉबी निर्धारित करें, जैसे कि मुझे एक याद है, एक मेरे पास में एक सौरभ करके बच्चा आया था, उसकी हॉबी क्रिकेट की थी शायद, ठीक है। और बातचीत हुई और उसमें दम लगा, यार बेटा ये नहीं कहता यार, इसमें बातचीत का आयाम एक, है ना? पहले तो 33 नंबर कॉलम हुआ करता था, ठीक है। यार तो एक अपॉर्चुनिटी खो देंगे यार हम। तो फिर मैंने उसकी हॉबी भरवाई थी वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री ऑन टाइगर, ठीक है ना? पता चला कि 4 बाबाओं में से 2.5 बाबाओं ने बात की उससे, है ना? और लंबी बात की, बेहतरीन नंबर पाया उस लड़के ने। हालांकि वो इंटरव्यू जरूर वन वाला फॉरेस्ट वाला था, उसको 42 या 44 नंबर 50 में से। 50। हाँ, है ना? मतलब पूरा निर्धारण हम हमारी हॉबी से कर सकते हैं। एक हॉबी और बता देता हूँ, एक बच्चे की हॉबी, वो भी क्रिकेट वाला ही था। ठीक है। वैसा नहीं, मैं क्रिकेट से थोड़ा वो विरोधी हूँ, हमारा उद्देश्य जो 2 आयाम मैंने बताए हुए। ठीक है। तो बातचीत हुई, मेरी कोशिश भी होती है उसके बैकग्राउंड से चीजें निकाल लाऊं। तो वो लड़का था एक गांव से बाहर, जैसे खेत में उसका मकान था, वहां रह रहा था। हाँ। कई पशु उनके पास में अलग अलग टाइप के, गाय भैंस कुत्ते भी पाल रखे, ठीक है। बकरी भी उनके यहाँ पे, कछुए भी उन्होंने पाल रखे हैं, कछुए नहीं वो खरगोश, खरगोश। कछुए नहीं खरगोश भी उसने पाल रखे, और ठीक है। कुत्ते भी कहीं उनके पास में। ठीक है। तो बातचीत करने के दौरान ऐसे फिर उसकी हॉबी हमने फाइनल की, वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री ऑन डोमेस्टिक एनिमल बिहेवियर। ठीक है ना? अब ये थी नहीं, अब ये दोनों ही बच्चों की हॉबी थी नहीं, दोनों ही क्रिएटिव लग रही है। मतलब अब ये तो मैं, अगर मैं सचिन से ही बात करूं कि अगर आप ये प्रोफाइल देखें तो आप बात करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे ना, क्योंकि तथ्यात्मक एकदम। मतलब अब ये हॉबी थी नहीं उन बच्चों की, भैया आ जाके, ठीक है अब समय है आपके पास महीने भर का, 5 दिन जाके डॉक्यूमेंट्री देखिए, फिर बैठ के हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर कीजिए, तैयार। तो ये तरीका है, मतलब आपकी हॉबी से आपके इंटरव्यू को आप रोचक बना सकते हैं। एकदम। मैं ये बोलता हूँ कि पूरा इंटरव्यू हॉबी पे चल सकता है अगर दम है तो आप में, और डिसाइडिंग होता है। देखो बात क्या होती है ना, वहाँ पे क्या कर रहा है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चेक कर रहा है, आपकी व्यवहारिकता चेक कर रहा है, आपकी मैच्योरिटी चेक कर रहा है। अगर आपके उत्तर में झलक नहीं चाहिए ना, वही तो एक माध्यम बातचीत थी, तो उसका आपके उत्तर में कोई मैच्योरिटी झलक क्या आ रही है, बस उससे नंबर मिलना ही है। तो हॉबी पूरी डिसाइडिंग भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, अभ्यर्थी ने जिस विषय या जिस स्ट्रीम में जी अपना ग्रेजुएशन पूरा किया ठीक है, उसमें ग्रेजुएशन में उसको क्या पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए? एक है ये समस्या बच्चों की समझ कि, और इसमें मैं हम कोचिंग वालों को भी मैं दोष दूंगा कि जैसे कि मैं 2 साल से भी इंदौर की दुनिया में आया हूँ। ठीक है। एमपीपीएससी में हूँ विगत 12-13 साल से। तो एक मैं देखता हूँ कि बच्चों को कहा जाता है कि बेटा ग्रेजुएशन के विषय अच्छे से अक्षर से पढ़ के जाइए, पूरा सिलेबस को रट के जाइए। अब जिस बच्चे ने पिछले 3 वर्षों में या 4 वर्षों में नहीं पढ़ा, कई तो यहाँ तक भी देखा है, वो पूरा पता चला कि अगर उसका साइंस का बैकग्राउंड है तो क्या है, वो क्या नाम है, न्यूमेरिकल भी करवा रहे हैं उससे, है ना? हाँ। तो वो खतरनाक स्थिति है। तो मेरा ये कहना है कि सामान्य रूप से पढ़ के जाना है। सामान्य रूप के 2 मीनिंग्स है, विषय की समझ होनी चाहिए। समझ, हाँ। वो भी कैसे, जैसे सामान्य अगर मैं पूछूं आपसे कि यार फिजिक्स आपका बैकग्राउंड है, ठीक है, तो फिजिक्स क्या है ना? वेयर इज फिजिक्स इन दिस रूम, है ना? गति के नियम, E बराबर mc स्क्वायर क्या है, ठीक है? ये सामान्य क्वेश्चन है ना? अच्छा तो ये बताइए, जो ये चश्मा मैंने पहना है ये कौन सा लेंस है? हाँ, है ना? अगर ये आज ये लाइट्स दिख रही है तो ये एक दूसरे का माध्यम क्या है इनका, है ना? अगर ये नहीं पता है तो माफी योग नहीं है। जैसे कई इंटरव्यू रिव्यूज में हम देखते हैं कि जैसे कोई बीटेक सिविल से है, तो उनसे सर ये तक, जैसे पिछले बार 2022 के इंटरव्यूज रिव्यू में मैंने देखा था, ठीक बात है, कि रोड बनाने की विधि बताइए और रोड बनाने में किन किन लेयर्स में क्या क्या डाला जाता है। अब मैं आता हूँ, इसमें 2 प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है? अब जैसे मेहरा सर है अपने बोर्ड में, अभी रैकवार साहब चले गए अभी, है ना? मेहरा सर है, के शर्मा साहब है, और कोष्टी साहब। अब मेहरा साहब और कोष्टी साहब
इनका बैकग्राउंड तो इंजीनियरिंग का है नहीं ना। हम्म, के शर्मा साहब है के- वो मैथ्स बैकग्राउंड के, मैथ्स, उन्होंने फिजिक्स भी अच्छे से पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, है ना, उन्हीं के प्रोफेसर साहब रहे हैं वो, ठीक है, और साथ में संगीत यूनिवर्सिटी के वहाँ पे कुल सचिव भी रहे हैं वो ग्वालियर है। में, है ना। हम्म, तो अब इनके बैकग्राउंड के सापेक्ष सोचो कौन क्या पूछ सकता है। हम्म, एक तो सामान्य ज्ञान होता है। हम्म, अब मान लीजिए अगर मैं बात करूं मेहरा साहब की, है ना, हम्म, मेहरा साहब एक साहित्यिक दुनिया के बहुत पुरोधा व्यक्ति बिल्कुल। है ना। अब रोड तो उन्होंने वो रोड पे चल ही रहे हैं ना, हम्म, कंस्ट्रक्शन होते भी देखा होगा ना, हम्म, ठीक है, तो उसमें लेयरिंग भी देखी होगी ना। बिल्कुल। या मैं आपसे पूछूं, यही बोला जाए कि अच्छा किसी भी रोड की, अब आप सिविल इंजीनियर है, हाँ, ठीक है, वो पूछा भाई रोड की टेस्टिंग कैसे होती है, ठीक। एक क्वेश्चन बताता हूँ, सिविल इंजीनियर 2 ईंट बजा करके ये क्या चेक किया जाता है, कौन से साउंड से पता चलता है कि ईंट अच्छी है। हाँ, ये पूछ लेगा कि ये जो अपना आयोग है ना, हाँ, ये 1 मंजिला है अभी, हम्म, अगर इस पे 10 मंजिला बिल्डिंग बनानी हो तो क्या इसी पे बन जाएगी, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, हम्म, है ना, सॉइल कैपेसिटी कैसे चाहिए, ये सामान्य क्वेश्चन कोई भी सबको पता है ये, ठीक है। है ना। आप भी अपने घर पे बनाते हो तो जो जानकारी सामान्य है हाँ, वो तो वो सिविल इंजीनियर से पूछो, वो बेसिक पता होना बेसिक चाहिए, स्ट्रक्चर वो कैसे पता होना स्टार्ट चाहिए, होता है। मैं ये बोलूंगा, हाँ, है ना। बट वहीं पे ही कुछ ऐसी टेक्निकल अंदर घुस के कोई आ रहा है, हम्म, वहां पे सॉरी भी एक उत्तर है, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ काफी समय हो गया है, ठीक तो है। वहाँ सॉरी भी बेस्ट उत्तर होगा, ठीक है ना। सॉरी की अगर सर बात करी आपने, जी तो अभ्यर्थी में सॉरी बोलने की कला कैसी होनी चाहिए? देखो, जैसे आप जब इंटरव्यू में उस कक्ष में प्रवेश करते हैं ठीक तो है। आपकी वॉइस में दम होता है, क्योंकि शुरुआत है, हाँ, मैं आई कम इन सर, हाँ। है ना। और वहीं जब सॉरी बोलते हो, सॉरी सर, डल लगने डलनेस, हाँ, ये डलनेस वॉइस की और चेहरे की दोनों की डलनेस अगर सॉरी में आ रहा है हाँ। तो आप बर्बाद है। वहीं ये बोले, जैसे मैं आपको बता के दिखाता हूं, पीछे दे देता हूं आपको, ठीक है। मैं आई कम इन सर से करते हैं ना, फिर मैं हाँ। आपको विश भी करूंगा एक एज ए सर, ठीक फिर है। मैं सॉरी भी बोल लूंगा। हाँ, मैं आई कम इन सर, गुड मॉर्निंग सर, सॉरी सर, सॉरी सर, मैं माफी चाहूंगा, सॉरी सर, ये बेस्ट सॉरी ठीक है। है ना। इसमें कॉन्फिडेंस के साथ चेहरा मेरा डल नहीं हुआ है ना, नहीं। आवाज डल हुई है ना। हाँ, दूसरा, मैं आई कम इन सर, गुड मॉर्निंग सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, दिस इज, ये बर्बाद हो चुके मतलब हैं आप। वो तो पूरी तरीके से बस ये सॉरी, शोल्डर डाउन यस मतलब कुल यस मिला यस के। यस हाँ, यस, है ना। तो सॉरी में वॉइस और चेहरे का दम होना चाहिए। मतलब जो प्रभाव आपने आपके इंट्रो में दिखाया है, हाँ। वही प्रभाव आपको सॉरी में दिखा। सॉरी, जैसे मैंने कॉन्फिडेंस का गेम है, हाँ, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने अगर सॉरी कुछ आ नहीं रहा तो ठीक आप है। बर्बाद हो चुके हैं, ये फीलिंग नहीं हमारे चेहरे पे नहीं आनी चाहिए, ना वॉइस पे आनी चाहिए। बिल्कुल। सर, कई बार इंटरव्यूज के दौरान हम एक वर्ड सुनते हैं, फिजिकल एप्टीट्यूड। फिजिकल एप्टीट्यूड, यस। ये क्या होता है सर? देखो, फिजिकल एप्टीट्यूड मैं एकदम व्यक्तित्व की भाषा में, साइकोलॉजी की भाषा में उत्तर नहीं दूंगा इसका, मैं एक बच्चों की तरह। आपका फिजिकल एप्टीट्यूड जो चालू हो जाता है वो गेट के से एंट्री से हो जाता है। आप जब बोलते हैं मे आई कम इन सर, ठीक है। है ना। अब मे आई कम इन सर में अगर आपकी आवाज लड़खड़ा रही हो या मुझे तक सुनाई नहीं दे रही हो तो फिजिकल एप्टीट्यूड वहीं पे काउंट हो गया। अगर मुझे दूसरी की आवाज सुन रही, आपकी नहीं सुन रही, तो मैं मानूंगा ना कि सचिन बाबू प्रेशर से एंटर हो रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। फिर होता है चेहरा वहीं पे। हाँ। चेहरा, मैं 2 चेहरे मैं करके बताता हूँ, मे आई कम इन सर, दूसरा मे आई कम इन सर, है ना। ये सामान्य चेहरा है, दूसरा मैं ऐसा भी नहीं हूं, स्माइल दिए, हाँ। फिर भी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मेरे चेहरे पे दिख रहा है, ठीक है। ये। फिर आप आते हैं, विश करते हैं, अब विश में कांप रहे हैं आप, हाथ पैर, गुड मॉर्निंग सर, तो यहाँ पर बात, ये फिजिकल एप्टीट्यूड है। बैठने दौरान हाथ पैर तो ये सब नहीं कर रहे, ऐसे लिप्स की मूवमेंट तो नहीं कर रहे, यहाँ पे पसीने के बबल्स तो नहीं आ गए हैं, हाँ। है ना, या ऐसे ऐसे करके तो नहीं बैठ रहे, एरोगेंसी की तरह गर्दन ऊपर करके तो नहीं बैठ रहे हैं, या ऊपर नीचे देख करके सोच नहीं रहे, हाथ पैर तो नहीं कांप रहे हैं, ये सब पार्ट ऑफ फिजिकल एप्टीट्यूड। सर, इसी में मैं पूछना चाहूंगा, जैसे बोर्ड में 4 या 5 मेंबर बैठे हैं, उसमें से अगर एक महिला है जी, तो नमस्कार करने का तरीका क्या हाँ, ये सबसे बड़ी भ्रांति है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मैं इसके लिए आपको भी धन्यवाद और साधुवाद दूंगा जी। इसको मुझे लगता है कि मुझे जब भी मैं साक्षात्कार की तैयारी करवाता हूँ बच्चों से हर को बताना पड़ता है, हमारे यहाँ पे कल्चर चला है लेडी फर्स्ट, है ना, ये नहीं चलता है वहाँ पे होती है चेयर फर्स्ट। अब जैसे अभी की मैं बात करूँ, अभी 3 थे, अभी तीनों बाबा कौन है, बाबा है ना, हमारे बोर्ड में कोई दादी तो नहीं है ना, नहीं है ना, तो दादी तो मेन चेयर नहीं करेगा आपके बोर्ड का, तो हमारा वहाँ पे जो उत्तर होगा वो चेयर के सापेक्ष गुड मॉर्निंग सर ही पहला होगा, मैम कोई बैठी है तो अलग से मैम कर गुड मॉर्निंग मैम, ठीक है, ये तरीका होगा, है ना। और मैं ये कर देता हूँ, मान लीजिए अभी आप डिप्टी कलेक्टर हैं, आपके यहाँ पे कलेक्टर लेडीज हैं, है ना, और संभाग के जो आयुक्त साहब है वो आदमी है, तो आप किसको करोगे? कलेक्टर साहिबा तो नहीं करोगे ना, पहले आयुक्त साहब को करोगे, तो करना पड़ेगा, तो यहाँ तो लेडी फर्स्ट नहीं आया, नहीं, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा, है ना जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सर हम जी। अभ्यर्थी में मैच्योरिटी का लेवल कितना होना चाहिए? देखो, मैच्योरिटी का लेवल से बता दूं, मैच्योरिटी कैसे होती है, कैसे चेक होती है, मैं वो बताऊंगा, थोड़ा इजी रह जाएगा, क्योंकि मेरे मानने के आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं ना, वो एक किताबी ज्ञान से ना, वो बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, है ना, ताकि बच्चों को तुरंत समझ में आए और वो अभी सुने और अभी अगर भी उसको ज्ञान हो जाए उस चीज का, है ना। तो मैच्योरिटी के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं जो वो बाबा चेक कर रहा है आपके। एक होता है सैद्धांतिक एस्पेक्ट, है ना। सैद्धांतिक एस्पेक्ट का मीनिंग क्या है? ये मान लीजिए आपकी प्रोफाइल में एक बड़ी एज दिख रही है मुझे, दूसरी क्या दिख रही है, आपने कोई बड़ी अच्छी डिग्री ले रखी है, पीजी भी किया हुआ है, नेट सेट किया हुआ है ना, या और कोई एक्स्ट्रा डिग्री, तो ये माना जाएगा सामान्य ग्रेजुएट्स की तुलना में आप मैच्योर हैं। बिल्कुल। फिर आप मुझे दिख गए शादीशुदा भी है, तो ये भी माना जाएगा कि आप
मैच्योर। कुछ अनुभव जीवन के होंगे आपके। ठीक है। फिर मान लीजिए कोई नौकरी कर रहे हैं तो ये भी माना जाएगा आपने दुनियादारी कुछ जी तो मैच्योर होंगे, है ना? तो एक तो मैच्योरिटी का इस एक सापेक्षिक देखा जाए तो दूसरी एक सामान्य ग्रेजुएट की तुलना में एक तो ये होता है। अब यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे कि यार ये जब इसकी प्रोफाइल में सैद्धांतिक रूप से मैच्योरिटी दिख रही है ना? तो अब आपसे उम्मीद की जाएगी मैच्योर उत्तर की। गलती से कोई गलत उत्तर नहीं देंगे आप, हाँ। है ना? बचकाना कोई हरकत नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है? हाँ, वहीं पे मेरे पास मान लो 20-21 साल का कोई 21-22 साल का कोई ताज़ा-ताज़ा बच्चा आया, पहली बार इंटरव्यू दे रहा है, तो वो कोई छोटी-मोटी गलती कर दे तो माफ़ी योग हो सकती है। हाँ। परंतु ये मैच्योर प्रोफाइल जिसका सैद्धांतिक रूप से दिख रहा है, अगर वो एक गलती करता है तो माफ़ी योग नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है? दूसरा मैच्योरिटी का वो होता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन का मीनिंग कि क्वेश्चंस की जरूरत के हिसाब से आपका चेहरा बोलना चाहिए वहाँ पे। अगर कोई सैडनेस है कि किसी बात में, हाँ। अगर मान लीजिए अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात आए, वहाँ पे आ जाए कि हमारे देश के कुछ शहीद हुए क्या, या हमारी क्या क्षति हुई, तो उसमें या हमारे पास में भी वो घटना घटी थी अहमदाबाद में वो प्लेन दुर्घटना, तो इसको हम लोग चेहरे चहकता के साथ में नहीं देंगे ना, उसमें थोड़ी संजीदगी होनी चाहिए, बिल्कुल, है ना? और वहीं कोई क्वेश्चन आ जाए या मैं पूछूं कि वो क्या नाम है राहुल गांधी ने जो उनको झपे ली थी, हाँ। उसके क्या मायने हैं, तो हल्की स्माइल आएगी कि नहीं आएगी इसमें? तो ये भाव भंगिमाएं आपके चेहरे के, इसको बोला जाता है फेशियल एक्सप्रेशन। हाँ। और फेशियल एक्सप्रेशन मैच्योरिटी का सबसे बड़ा पॉइंट है। हाँ। भैया ये बताओ, किसी के यहाँ पे बैठ के आओ 15 मिनट, मैं उसको भी छोड़, बहुत घटिया बात करता हूँ। हाँ। किसी के हम लोग टीए की बैठक में गए, ठीक है, तो वहाँ पे आधा घंटा बैठ के, क्या आधा घंटा भी आप एक चेहरे से बैठे रहते हैं क्या? नहीं ना। तो ये तो बेटा आपके जीवन का है, ये तो मुझे लगता है शादी से बड़ा उत्सव है ना, बिल्कुल। इंटरव्यू। हाँ। तो वहाँ पे एक चेहरे से इंटरव्यू देंगे क्या? नहीं, है ना? तो क्वेश्चन की जरूरत के हिसाब से, नीड्स के हिसाब से उत्तर देना इंटरव्यू है। फेस ऑफ एक्सपीरियंस सबसे या ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनिवार्यतम शर्त है ये। बैकबोन ऑफ योर इंटरव्यू इज फेशियल एक्सप्रेशन। तो जैसा प्रश्न है जी। उसके अनुरूप आपके चेहरे के हाँ, हाव भाव मैच्योरिटी यही है। हाँ जी। ठीक है सर। इंटरव्यू में सर व्यवहारिकता का कितना महत्व होता है? अगर मैं बोलूँ इंटरव्यू का मतलब ही व्यवहारिकता है ना? जैसे कि अगर एक कोई क्वेश्चन ये पूछा जाए, जो कई बार एसआरटी वाले क्वेश्चन्स आते हैं कि आप ये अधिकारी ये घटना घटी तो आप क्या करेंगे? सर व्हाट इज द मीन ऑफ एसआरटी? सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ये बेसिकली मैंने 2 एसएसबी दिए हैं। अच्छा। तो एसएसबी में ये वर्ड चलता है। हाँ। जो आर्मी में एसएसबी होता है ना, हाँ। तो एसएसबी में ये वर्ड चलता है एसआरटी, तो वहीं से मैंने अडॉप्ट कर लिया। हालांकि ये कह सकते हैं कि सामान्य भाषा में हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड या कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन वो बोला जाता है। इसको मैं एसआरटी वर्ड बोलता हूँ मेरी अपनी लैंग्वेज में। मेरी क्या वो एसएसबी की लैंग्वेज है एसआरटी। ठीक है। तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है ना। तो उसमें मान लीजिए, या कई बार पूछ लेता कि आप अपने इस जिले के, आपके जिला जैसे आपने बताया खंडवा, अब आपसे बोला खंडवा इतना पर्यटन का क्षेत्र है, इसको और उन्नत करना है पर्यटन के क्षेत्र में, कि वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाए, तो आप क्या करेंगे, क्या रूपरेखा? अब आपको मैंने एक वहां का खंडवा पर्यटन बोर्ड का बनाया हुआ है, उसके आप ऑटोनोमस हेड है, फंड की कोई दिक्कत नहीं है, और डिसीजन आपके मान्य होंगे, तो कैसे आप करेंगे इसको? ये है क्वेश्चन। अब इसमें सॉरी तो नहीं चलेगा ना? नहीं। तो इसमें बेस्ट प्रैक्टिकल उत्तर क्या हो सकता है, वो चीज। या मैंने कोई घटना पूछी, यहाँ पे घटना घट रही है, आप क्या करेंगे? वहां पे वो प्रैक्टिकलिटी है ना। तो सामान्य रूप से, और ये कंडीशंस वाले ऐसे क्वेश्चंस आए तो ये मान के चलना कि भगवान आपके साथ है, और बेस्ट उत्तर दिया तो बेस्ट नंबर ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये मैं बोलूं पूरे इंटरव्यू की सुपरलेटिव डिग्री होती है व्यवहारिक क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को वैसे तो पहले से निर्धारित करके उत्तर बना नहीं सकता अभ्यर्थी, एकदम नहीं बना सकता, situation माइंडसेट नहीं। इसमें मैं एक चीज में बोलूंगा, एक मैं जब क्लास लेता हूँ खासतौर से एसआरटी की, एक मेरी क्लास ही होती है इंटरव्यू एसआरटी की, और उसमें मैं बोलता हूँ कि एक निराकरण पद्धति होती है ना। निराकरण पद्धति का जिसको आदत लग जाएगी ना, वो सबसे बेस्ट सिचुएशन वाले क्वेश्चन का उत्तर देगा। और ये पता निराकरण पद्धति मुझे कहाँ से मिली है? ये मुझे मिली है गीता से। ठीक है। अब मीनिंग क्या है इसका? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक अभी मान लीजिए कोई लड़का पास हुआ है, अभी शादी भी होगी, डिप्टी कलेक्टर बन गया, उसकी वाइफ भी, दोनों जवान है, ठीक है। और उन लड़के की माता जी, यानी उस लड़के की सास, वो बहुत वृद्धावस्था में, अंतिम अवस्था में, 20 तरह की बीमारी लगी है, और डॉक्टर ने बोले 20-50 दिन की मेहमान है। तो माता जी की इच्छा थी, चलो जबलपुर में एक बार बेटा माता त्रिपुरी सुंदरी के दर्शन भी करवा दे, है ना, और थोड़ा भेड़ा घाट भी घुमा, नर्मदा के छींटे मार लूंगी, ठीक है। तो जब वहां पहुंचे तो उसका मन किया कि माता जी ने कहा कि चलो एक बार मेरे को बोटिंग भी करा दे थोड़ी सी, तो भाई इच्छा अंतिम है, तो आप पति पत्नी और एक आप, ठीक है ना, माता जी सॉरी, तो तीनों बोटिंग कर रहे थे, और अचानक वो बोट टूट गई, बह गई, और डूबते को तिनका भी सहारा नहीं है। हाँ, परंतु जो लड़का है वो कौन है? वो इस धरती का जो है ना सबसे बड़ा तारा है, फेलिप्स था ना अमेरिका, उसका भी बाप है वो, है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि आप दोनों में से किसको बचाना चाहें?
है ना। ठीक अब आप क्या सोच रहे होंगे, या तो माता जी को बचाऊं, माँ अंदर मोहम्मद तो जाग रहा होता हाँ है ना, या ये सोच रहे होंगे माता जी पुरानी बुजुर्ग अवस्था में, वैसे हाँ, डॉक्टर ने पूरा बोला जीवन जी तो लिया है उन्होंने। पत्नी को बचा लो, आज उम्मीद बांध के मेरे साथ आई है ना, ठीक तो है। मैं कैसे उसको छोड़ दूं बीच में। हम्म तो ये हुआ अब मैं उत्तर क्या है, मैं ये सोचूंगा दोनों को कैसे बचा, हम्म, ये है निराकरण। पहला संपूर्णता के साथ सॉल्यूशन सोचना, ठीक है। मैं दोनों को बचा ले जाऊंगा। हम्म। फिर उसके बाद में फिर अगर वो बाबा ये बोले नहीं 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 किसी एक को ही बचाना है, तब उस पे से फिर मैं किसको बचाऊं, पहले दोनों को बचाना है फिर एक को किसी में बचाऊं, ये है कि नहीं। फिर मान लो कोई ऑप्शन दे, यानी जब तक बाबा ऑप्शन कट करता जाए दूसरे ऑप्शन के अनुसार संपूर्ण उत्तर देना, फिर एक ऑप्शन कट किया फिर उसके अनुसार संपूर्ण उत्तर देना, इसको बोलते हैं निराकरण। अगर ये आदतें आपकी सोचने की हो जाएगी, वो नजरिया हो जाएगा, तो अपने आप। मैं यहाँ पे चैलेंज करता हूँ मेरी क्लास में, एक दो बार ओपन क्लास भी रही है, हाँ। कि आप मुझसे कोई भी कंडीशन के वाले क्वेश्चन पूछो, विद इन सेकंड में उत्तर देता हूँ, ये रहता है उसमें। सिचुएशन वाइज के बस। क्वेश्चन तो विद इन सेकंड होने ही चाहिए और वैसे। वो भी आदतें जब सोचने की, मैंने क्या बोला, आदतें। आदत है। हाँ, बस ये तरीका होगा जी। ठीक सर, डे फॉर्म में ही जी एक्स्ट्रा करिकुलम नाम का एक कॉलम है, अभी 5 नंबर का कॉलम आया है। ठीक है। उसकी क्या मीनिंग होती है सर? देखो, एक्स्ट्रा कैरिकुलर हिंदी में इसको बोलते हैं पाठ्येतर गतिविधियां, है ना। यानी पाठ है, यानी जब आप कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे थे मतलब उसके उस समय साथ में क्या उसके आपने- इतर क्या किए वो है, जैसे मतलब एनएसएस हो गया, NCC एनसीसी हो हो गया, या आपने कोई प्रतियोगिता में क्रॉस। भाग लिया, रेड क्रॉस में भाग लिया, कोई वहाँ पे डांस कंपटीशन था, वहाँ पे वाद विवाद प्रतियोगिता थी, हाँ, निबंध प्रतियोगिता थी, कोई चित्रकारी प्रतियोगिता थी, भाषण प्रतियोगिता थी, उन ठीक। सब में भाग लेना, हम्म, ये सब पाठ्येतर में आएगा। ठीक है सर। डे फॉर्म में 6 नंबर का एक कॉलम है जी जिसमें विशेष अनुभव, कार्य अनुभव, हाँ, शोध का अनुभव, हाँ। विशिष्ट उपलब्धियां, ये सब है, ठीक है ना। ये क्या होता है सर? जैसे कई बार मैंने देखा है, मैंने कई डे फॉर्म देखे हैं, जी, तो इसमें बच्चा अपने गुणों का बखान कर देता है। नहीं नहीं, गुणों को यहाँ नहीं करना है, एकदम नहीं करना है। हाँ, विशेष उपलब्धियां, या तो शोध है तो नेट जेआरएफ है, आप तो शोध कर रहे हैं तो वो बता देंगे। हाँ, विशेष उपलब्धियों का मीनिंग ये है कि आपने अभी तक की 25 27 27 28 30 साल के हो गए, तो उसमें कोई उपलब्धि रही, कोई अनुभव रहे हैं क्या हाँ। आपके, है ना, जैसे वो सब किसी ने बनना है। अगर सिंगिंग में गोल्ड मेडल लिया हाँ, है, तो बताइए वहाँ तो पे वो बताना पड़ेगा, बताना है, या एनसीसी में सी या सर्टिफिकेट या या, BCS या कुछ ऐसे अनुभव हो जो सामाजिक तौर पे भी लिए हो, कि मान लीजिए आप किसी किसी NGO एनजीओ से में। जुड़े हुए हो, वहाँ पे अनुभव हो गया 2 साल का, हम्म, है ना। लड़की किसी ने कढ़ाई बुनाई का है, वो भर दो अपना, ठीक है। है ना। तुम्हें लगता है कि मेरे पास में अनुभव है विशेष से कोई, अब मान लो कि आपने कॉलेज स्कूल के टाइम के बाद भी ओपन कोई प्रतियोगिता में भाग लिया हो, निबंध तो वो भर प्रतियोगिता सकते ऐसे हो। कुछ, ये सब चीजें आई इसमें। ठीक है सर। डेफ में ही सर जी 9 नंबर का एक कॉलम है, हाँ, सहायक जानकारी, सहायक जानकारी जी, क्या होती है सर? ये एक्यूरेट वर्ड है आपके चयन में, सहायक जानकारी, है ना। तो उसके 2-3 मीनिंग है। ठीक है। या तो सामान्य रूप से आप ये बता सकते हो कि जिस पद के लिए आप जा रहे हैं, है ना, उसके सापेक्ष कुछ गुण जो हो सकते हैं, ठीक है। वो आप में है, वो उसको आइडेंटिफाई करा दें आप, कि जैसे मैं धैर्यवान हूँ, सत्यनिष्ठ हूँ, ये है ना, इस तरह की एक ये सामान्य सा, ये बचने वाला रहा, पर मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ ज्यादा, क्योंकि सामान्य चीज है। ठीक। वहीं दूसरा चयन में और भी जानकारी क्या हो सकती है, आपने किसी चीज में पार्टिसिपेशन किया हो, जैसे मैंने एक भरवाया, एक इतिहास का नेट जेआरएफ का बच्चा, बढ़िया पकड़ रखने वाला, ठीक है। तो उसको मैंने कोशिश की, लाइन मुझे एक्यूरेट याद नहीं, पर लाइन ये थी उसकी कि इतिहास, भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो द्वंद्व के मुद्दे उनका विश्लेषण करना, ठीक है। है ना? नया है। हाँ, नया है, बात करेगा ना बाबा, जैसे पहले हमने हॉबी की बात की, हाँ। सेम वाली, ऐसा कुछ भरें जिसपे बाबा बात भी करें। कुछ पॉइंट हम हमारे अनुरूप, हमारी मतलब जिस पे हाँ, पकड़ मजबूत चयन में देखो, पहले ये जो चयन में सहायक जानकारी का जो वो था ना, ये कॉलम हुआ करता है, अगर पुराने डेफ की मैं बात करूँ 33 नंबर कॉलम, उसमें लिखते थे चयन में सहायक जानकारी जैसे रुचि, अभिरुचि, प्रकाशन आदि, है ना। तो अब इनको दोनों को अलग कर दिया, 8 नंबर 9 नंबर 2 कॉलम में बदल दिया इसको, है ना। तो चयन में सहायक जानकारी जैसे सामान्यतः मैं देख रहा हूँ बच्चों में, तो वो भर रहे अपने गुण, तो एक वो भी हो सकता है कि जो सिविल सेवा के सापेक्ष जिन गुणों की आवश्यकता है उसको भी आप सीधे तौर पे भर सकते हो, ठीक है। परंतु अच्छे गुणों को भरें जिसपे बातचीत हो, और जो मूलभूत है वो गुण तो आने चाहिए। एक बार मैं देख रहा हूँ बच्चे ऐसे भर रहे धैर्यशील, है गुण, बट ये बताइए क्या मूल गुण है क्या? नहीं, ये असली मूल गुण बताइए ना कुछ पे तो, है ना भाई, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी जैसे, या समानुभूति, सहानुभूति, ऐसे वर्ड से, है ना, तो इनमें भरिए। या फिर दूसरा एक अच्छा तरीका जिसमें बात हो ही जाए, है ना, जो अपना मूल उद्देश्य का इंटरव्यू कराना, की बात हो, और वो भी हमारे अनुरूप हो, है ना। तो कब हो सकती है, जैसे मैंने एक इतिहास के एक बच्चे को भरवाया, अच्छा नेट जेआरएफ किया हुआ, पीएचडी भी चल रही है उस बच्चे की शायद, तो उसकी मैंने इस चयन में सहायक जानकारी भरवाया कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो द्वंद्व के मुद्दे हैं उनका विश्लेषण। ठीक है, नया है, नया बात करेगा कि करेगा, बिल्कुल करेगा, इस तरह के, यानी, और जरूर नहीं आपका और भी कोई ऐसा हो कि आप गुण को कुछ अच्छी लैंग्वेज के साथ में लिख दें, कि राष्ट्र निर्माण या जन सरोकार के माध्यम बनने के लिए मैं ये सारे गुण है मेरे अंदर, इसके लिए जो जरूरी है ना, या कोई किसी कोटेशन के साथ भी जोड़ सकते हैं, हो सकता है कि अच्छा है वो। प्रत्युत्तर में जी कोटेशन वहां देना उपयुक्त होगा।
नहीं, डेप्थ में आप भर सकते हो। कोटेशन का मतलब ये नहीं कि आप बहुत लंबी चौड़ी लाइन लिखेंगे कि ये कह सकते हैं मैं गांधी जी के सिद्धांत से प्रेरित होकर सर्वोदय से, या मैं इस सिद्धांत से प्रेरित हूँ और इसके अनुरूप कार्य करने की मेरे अंदर क्षमता है। ठीक इस तरह की बात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सर मेरा, जी शासकीय सेवा में आने के उद्देश्य क्या होने चाहिए? जी बहुत से बच्चे सर उसमें ये डाल देते हैं कि अच्छा मानदेय है, रोजगार हेतु, ठीक है, और समाज सेवा या योजनाओं का क्रियान्वयन। मेरे पास में एक लड़की आई थी, जी उसने लिखा था जीवन जीने का एक अच्छा साधन। आर्थिक साधन। हम्म, सोचिए क्या करेगा मतलब उसका, है ना। बिल्कुल वो किसी कॉलेज में गई थी और कॉलेज के उनके प्रोफेसर साहब ने भरवाया था। ठीक है, सोचिए देखिए क्या हाल होगा उसका, इस वो तो मतलब बर्बाद कर देगा ना बाबा। बिल्कुल। तो हमें इसमें ये भरना चाहिए कि इसमें लफ्फेबाजी भी नहीं लगे। ऐसा नहीं कि विशेष ओरा तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। बहुत ही व्यवहारिक चीजें दिखे, है ना। और आपके पास में उस पर बात करने का दम भी होना चाहिए। साथ में ये भी है, भरना मात्र नहीं है, उस पर बात होगी तो दिक्कत हो जाएगी। यानी उसका पूरा विश्लेषणात्मक क्षमता आपके पास में होनी चाहिए, जो कि तार्किक हो और सहजता के साथ में आपके व्यक्तित्व में फिट हो रहा हो। क्या बोला, सहजता के साथ में आपके व्यक्तित्व में फिट हो रहा हो, है ना, वो भरना है हमें। अब जैसे एक दो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एक बच्चे का हुआ अभी, आशीष नाम है उसका, ठीक है, तो मैंने अंत्योदय दीनदयाल साहब के उस पर भरवाया था। तो अंत्योदय के विचार से प्रेरित होकर, है ना, ऐसी लाइन से शुरुआत हुई। फिर जन सरोकार के कार्य या आम जनता के या राष्ट्र निर्माण के कार्य को करना, इसलिए मैं आया हूँ। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है ना। एक बच्चे को मैंने भरवाया है कि प्रशासनिक समावेशिता से युक्त तंत्र का हिस्सा बनकर, सामाजिक प्रशासनिक समावेशिता से युक्त प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा बनकर के जन सरोकार के कार्य करना या राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना, ऐसे कुछ भी लाइन हो सकता सरल सहजता के साथ में। और जो आपको पता होगा, ठीक है, या फिर मैं कुछ, जैसे मैं गीता के कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ बच्चों को, स्वधर्म से जोड़कर कुछ कर सकते हो, कर्म से जोड़ करके कुछ कर सकते हो, है ना, समत्व भाव या समत्व बुद्धि से जोड़ करके कुछ कर सकते हो, सब गीता के पॉइंट्स है, ठीक है, वहां से भी आप ले सकते हो। या किसी और बाबा की कोट, गांधी जी के सर्वोदय से लेकर के उत्तर लेके आ सकते हो, विवेकानंद साहब की कुछ लाइन से लेकर के आ सकते हो, पटेल साहब की लाइन से कुछ लेकर के आ सकते हो, या फिर अपनी पृष्ठभूमि से, ग्रामीण पृष्ठभूमि से, कि मैंने ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, मैंने ये फील किया। जैसे मेरे पास में एक लड़की आई जो कि पटवारी के पद पे कार्यरत, ठीक है ना, उसने गांव का जीवन जिया, ग्रामीण परिवेश की लड़की भी और गांव की लड़की साथ में, है ना। तो उसको भरवाया कि सर ग्रामीण परिवेश में या ग्रामीण पृष्ठभूमि होने के कारण मैंने प्रशासन की सहज पहुंच की कमी, है ना, और योजनाओं का एक सकारात्मक क्रियान्वयन की कमी जो मैंने देखी। अगर कोई संवेदनशील अधिकारी होता तो उसकी अच्छे से पूर्ति करता, और मैं वो संवेदनशील अधिकारी बनने के लिए योग्य हूँ। ऐसी कुछ बातचीत हो सकती है। ठीक है सर, है ना। अब सर हम आखिरी पड़ाव पे हैं जी। एक लास्ट क्वेश्चन है सर मेरा जी, कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए? देखो सबसे पहली चीज करंट अफेयर, जैसे कि थोड़ी देर पहले और एक चीज और मैं जी सर, क्या करंट अफेयर्स का कोई निर्धारित पाठ्यक्रम भी है? हाँ आता है। देखो सबसे पहली चीज, करंट अफेयर पूछा क्यों जाता है हमसे, ठीक है। जैसे कि थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि आपने पूछा था क्वेश्चन जिले की जानकारी, है ना, कि मैंने बोला कि सराउंडिंग की जानकारी होनी चाहिए। सेम चीज, आप जब सिविल सेवक होते हैं ना, आपके आंख और कान क्या कौन है, समाज में जो घट रहा है उसको कैसा पता चलेगा, वो समाचार पत्रों के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, है ना। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है और बच्चा ये बोलता है कि सर मैंने अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ, माफी योग नहीं है उत्तर, है ना, ये बोल देना। हाँ ये हो सकता है उस दिन नहीं पढ़ा, बट आप फिर पूछ रहे कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था, आप बोल रहे सर पिछले सप्ताह से नहीं पढ़ा, तो आप खत्म है इंटरव्यू में, क्योंकि आप में जागरूकता के बेसिक गुण नहीं है, पुट्स नहीं है, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये कि पढ़ना है। अब बात होती है कितना पढ़ना है। देखो जैसा कि आपने कहा सिलेबस, कोई सिलेबस निर्धारित नहीं है, ठीक है। बाबा का मन किया आज दैनिक भास्कर पढ़ के आए वो सुबह, तो उनकी कोई हेडिंग है, वहीं से पूरा इंटरव्यू चालू हो सकता है, है ना। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ बच्चों से कि आप प्रदेश में या भारत में कहीं भी रह रहे हो और मध्य प्रदेश का इंटरव्यू देने आ रहे हैं, तो इंदौर के जो एडिशंस हैं, चाहे दैनिक भास्कर हो चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, ये अनिवार्यतम पढ़ें आप, ठीक है ना। और उसकी हेडलाइन से अपने ओपिनियंस बनाएं। दो तरह की न्यूज होती है, ठीक है। पहले एक फैक्चुअल टाइप, है ना, और दूसरा होता है जिसमें एनालिसिस की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए अभी ट्रम्प साहब ने बोले टैरिफ कर रहे हैं, क्या है टैरिफ, इसी पे इंटरव्यू चल सकता है आपका, है ना। या बात हो जाए कि अभी जो वाटर बॉम्ब की नीति चाइना की जो भी थोड़ी सी कुछ दिनों चर्चा चल रही है ना, वो क्या है, इस पे एनालिसिस हो सकती है। किसी अंतरराष्ट्रीय संबंध हो भी हुई तो उस पर भी बात हो जाएगी। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसमें भारत की इंटरेस्ट क्या है ना। या अभी ईरान और इजराइल या फिलिस्तीन के साथ में जो वो पूरा एरिया डिस्टर्ब चल रहा है, उसमें भारत के क्या निहितार्थ है, क्या जरूरत है, ये वाली चीजें।
इसी न्यूज़पेपर से जुड़ा एक सवाल है सर। जी, इस न्यूज़पेपर में पॉजिटिव और नेगेटिव जी। जो न्यूज़ होती है, उसका निर्धारण मतलब कैसा चयन करना चाहिए? देखो निर्धारण का ये है कि सबसे पहले पब्लिक इंटरेस्ट कितनी चीज़ है उसमें। ओके। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में अगर मान लीजिए अब जैसे कि अभी जो पुल टूटा है कहाँ पे गुजरात के अंदर, तो वो भी चलता हुआ हाँ। ये 2 ट्रक भी चले, गाड़ी अब ठीक है। चलेगी 18-20 लोग भी बेचारे 7 की डेथ हुई। 9 लोगों की हाँ, खबर थी। है ना? अब ये घटना छपी जो कि देखा जाए तो प्रशासनिक तरीके से प्रशासनिक विफलता है, ठीक है। नकारात्मक खबर है। हाँ। अभी सिविल सेवा में पूछ लेगा आपसे कि ऐसी घटना घट गई, आप अधिकारी हैं, तो ऐसी घटना ना घटे, हुँ, क्या प्रिकॉशंस करेंगे? हुँ। और आपका बैकग्राउंड मान लो इंजीनियरिंग का है, ठीक तो आप है। कैसे चेक करेंगे? ठीक है ना? तो ये सब क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और वहाँ से। अगर इसी रूप में अगर हम पॉजिटिव न्यूज़ की बात करें, तो वो क्या हो सकती है? देखो पॉजिटिव न्यूज़ में अगर मान लीजिए अभी कोई योजना चली, जैसे अभी पूछ भी रहे हैं कि अभी वृंदावन योजना चली योजना। या अभी वो गंगा जल संवर्धन योजना चल रही है, ठीक है। इसके क्या लाभ होंगे, क्या फ़ायदे होंगे, हुँ। है ना? तो वहाँ से भी ये निकल के आती है। अभी कोई भी स्कीम्स के का वितरण हुआ है, उसके बारे में उसके फ़ायदे क्या हैं? ठीक है। कैसे इसमें समावेशिता बढ़ेगी समाज में? वो सब चीज़ें हो सकती है। ठीक है। जी। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। आशा है आपके प्रश्नों का प्रत्युत्तर सर ने दिया होगा और आपके अगले कोई अगर प्रश्न होंगे तो मैं फिर एक बार सर के साथ यहाँ उपस्थित होऊँगा। आपके प्रश्नों का उत्तर लेने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।